तालिबान के दूत को मान्यता दे रहा है भारत, क्या अपनी साख खराब कर रहा है? जानेंगे। तालिबान ने अब जापान का दौरा करना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार 88% पर कब्जा किया, जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, जो भारत ने आखिरकार हासिल कर लिया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को। अफगानिस्तान के तालिबान नेताओं ने 20 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की आधिकारिकता को खारिज कर दिया है और घोषणा किया है कि वे अपने देश को इसके संस्थापक संधि रोम संधि से हटा रहे। तालिबान ने इसे गैर कानूनी करार दिया है और कहा है कि 2003 में अफगानिस्तान के पिछले प्रशासन द्वारा आईसीसी में शामिल होने का फैसला अब मान्य नहीं है। ये निर्णय आईसीसी के मुख्य अभियोजक करीम खान द्वारा तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अखुंजदा और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट मांगने की घोषणा के बाद आया है, जिसमें उन पर अफगान महिलाओं और लड़कियों के उत्पीड़न का आरोप लगा है। इसे विस्तार से एक ऐतिहासिक उदाहरण के साथ समझते हैं। तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर सैन्य नियंत्रण हासिल किया था, जब अमेरिका और नाटो सैनिकों की वापसी के साथ ही काबुल की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ढह गई। इसके बाद तालिबान ने इस्लामिक शरिया के अपने कठोर संस्करण को लागू किया, जिसमें महिलाओं और लड़कियों पर व्यापक प्रतिबंध शामिल हैं। कोई भी देश अभी तक तालिबान को वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं दे रहा है, खासकर उनकी महिलाओं के प्रति नीतियों के कारण। तालिबान ने अपने बयान में कहा है कि इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान, जो अफगान लोगों के धार्मिक और राष्ट्रीय मूल्यों को शरिया के ढांचे में बनाए रखता है, रोम संबंधी या आईसीसी नामक संस्था के प्रति कोई दायित्व नहीं मानता है। उन्होंने आईसीसी पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया और दावा किया कि इसने अफगानिस्तान में कब्जा करने वाली ताकतों और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तालिबान का तर्क है कि चूंकि दुनिया की कई बड़ी शक्तियां अमेरिका, रूस, चीन आईसीसी के सदस्य नहीं है, तो अफगानिस्तान जैसे देश को, जिसने ऐतिहासिक रूप से विदेशी कब्जे और औपनिवेशिक अधीनता को सहा है, इसके अधिकार क्षेत्र में बंधे रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की स्थिति को समझने के लिए एक बड़ा उदाहरण देखिए, अमेरिका का आईसीसी से दूरी बनाना। 2002 में अमेरिका ने रोम संबंधी पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन कभी भी इसके संसद ने मंजूरी ही नहीं दी। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मई 2002 में औपचारिक रूप से घोषणा की कि अमेरिका आईसीसी का हिस्सा नहीं होगा। इसका कारण ये था कि अमेरिका अपने सैनिकों और नागरिकों को आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उस समय अफगानिस्तान में 9/11 हमलों के बाद अमेरिकी सैन्य अभियान शुरू हुआ और अमेरिका को डर था कि आईसीसी उसके सैनिकों के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच कर सकता है। उसी समय अमेरिकी कांग्रेस ने अमेरिकन सर्विस मेंबर्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया, जिसके तहत आईसीसी को अमेरिकी नागरिकों पर मुकदमा चलाने से रोकने के लिए सैन्य बल प्रयोग करने की अनुमति दी गई। अमेरिका ने कई देशों के साथ आर्टिकल 98 समझौते भी किए ताकि वे अमेरिकी नागरिकों को आईसीसी के हवाले न करे। ये उदाहरण तालिबान के मौजूदा कदम से मिलता जुलता है। जहां अमेरिका एक शक्तिशाली देश था, उसने औपचारिक रूप से आईसीसी को छोड़ा नहीं, बल्कि कभी शामिल ही नहीं हुआ। तो अब तालिबान ने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि वो इसमें नहीं रहेगा। तालिबान का ये फैसला कानूनी रूप से जटिल है। अफगानिस्तान ने जो 2003 में रोम संबंधी को स्वीकारा था और आईसीसी के नियमों के तहत कोई देश औपचारिक प्रक्रिया के बिना इससे बाहर नहीं निकल सकता है। इसके लिए 1 साल की नोटिस अवधि चाहिए और ये भी स्पष्ट नहीं है कि तालिबान, जिसे कोई देश वैध सरकार मानता ही नहीं है, इस प्रक्रिया को लागू कर सकता है या नहीं। ये कदम प्रतीकात्मक रूप से तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति असहयोग की नीति को भी दिखला रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, उसी बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि अफगानिस्तान अब जापान पहुंच रहा है। इसके डिप्लोमेटिक ट्रिप शुरू हो रहे हैं, यानी ये अब चाह रहा है कि अपने आप को थोड़ा विकसित करे और यहाँ बाकी दुनिया के देश भी इसे रिकॉग्नाइज करें, मान्यता दें। अब इसी बीच में मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि जल्द ही भारत दिल्ली में तालिबान के राजदूत की नियुक्ति कर सकता है। यानी ये पहली बार होगा जब दिल्ली में तालिबान के राजदूत की मौजूदगी होगी, जिसको लेकर एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि दिल्ली की अफगान नीति भारत की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सपर्ट का आग्रह है कि भारत सरकार दिल्ली में तालिबान के राजदूत की नियुक्ति की इजाजत ना दे। एक्सपर्ट ने नई दिल्ली से काबुल शासन के साथ संबंधों को सामान्य नहीं बनाने का आग्रह किया है। आपको बता दें, अफगानिस्तान की मीडिया
मीडिया के साथ साथ तालिबान विदेश मंत्रालय और ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट दी है कि तालिबान के राजदूत की नियुक्ति देने के लिए भारत तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि 8 जनवरी को दुबई में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच बैठक में ये फैसला लिया गया। अगस्त 2021 में काबुल में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये पहला मौका था जब भारतीय विदेश मंत्रालय के किसी उच्चाधिकारी के साथ बैठक हुई। अब यहाँ पर हो सकता है कि मंजूरी दे दे भारत। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस समेत 16 देशों ने तालिबान की तरफ से नामित नियुक्तियों को खारिज किया है। हालांकि पहले भारत ने भी यही स्टैंड लिया था, लेकिन अब भारत की नीति में थोड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। ये बदलाव भारत के ऐतिहासिक अफगान नीति से बिल्कुल अलग है, जो एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर भारत की विश्वसनीयता को कमजोर करेगा। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अफगानिस्तान और भारत के संबंधों की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के संबंध है जहां लोग अभी भी भारत को पसंद करते हैं। इनके जो क्रिकेटर हैं इब्राहिम जदरान, इनको देखा गया जिस तरीके से इन्होंने रिएक्ट किया हाथ जोड़कर, ये देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि अफगानिस्तान के आम लोगों के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही बढ़िया हैं और भारत चाहता नहीं है कि अब चाइना यहाँ बहुत ज्यादा एंट्री ले ले ताकि भविष्य में दिक्कत हो। ऐसे में भारत का ये कदम कहीं ना कहीं सही ही है। वैसे जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं भारत ने गोला बारूद उत्पादन में 88% आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। ये घोषणा राजनाथ सिंह ने 25 फरवरी 2025 को IIT मंडी के 16वें स्थापना दिवस पर कहा। इन्होंने कहा कि सेना को चाहिए वाला 175 प्रकार के गोला बारूद में 154 अब स्वदेश में निर्मित हो रहे हैं, जो 88% आत्मनिर्भरता को दिखलाता है। इसमें राइफल की गोलियां, तोप के गोले, मिसाइलों के लिए विस्फोटक शामिल है। ये सफलता DRDO और DPSU जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अब और निजी कंपनी जैसे टाटा, L&T, महिंद्रा डिफेंस के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह आत्मनिर्भरता सिर्फ संख्या की बात नहीं है, बल्कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात भी है। इसके साथ ही भारत अब AI आधारित युद्ध प्रणाली, साइबर सुरक्षा, स्वदेशी AI चिप्स और क्वांटम तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी कदम उठा रहा है। रक्षा मंत्री ने छात्रों को IIT इनिशिएटिव इम्प्रूव ट्रांसफॉर्म के साथ साथ 2047 तक भारत को विकसित बनाने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस आत्मनिर्भरता को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण समझिए। 1939 में जब युद्ध शुरू हुआ, भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था और उसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, लेकिन युद्ध की मांगों ने भारत में हथियार और गोला बारूद उत्पादन की शुरुआत कर दिया। उस समय भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जैसे कि जमशेदपुर और कानपुर में उत्पादन बढ़ाया गया। टाटा स्टील ने युद्ध के लिए स्टील की आपूर्ति की, जबकि फैक्ट्रियां छोटे हथियार, गोलियां और तोपों के गोले बनाए गए। हालांकि उस समय भारत आत्मनिर्भर नहीं था, कई मशीनें और तकनीक ब्रिटेन से आयातित होती थी, लेकिन एक शुरुआत थी। 1942 तक भारत ने ब्रिटिश सेना के लिए 2 मिलियन से अधिक सैनिकों और भारी मात्रा में बारूद उपलब्ध कराया। ये योगदान मित्र देशों की जीत में अहम रहा, लेकिन भारत को अपनी आत्मनिर्भरता का भी एहसास हुआ है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।